कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये जो डेल्टा टीवी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके। जो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आ रहा है उसकी वजह क्या है? वेपर प्रेशर का कम होना। वेपर प्रेशर कम ना होता तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन नहीं आता। अगर वेपर प्रेशर कम ना होता तो ये डिफरेंस बढ़ता नहीं, अगर डिफरेंस बढ़ता नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ता नहीं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बात हो गई, ओके। दूसरी चीज आपने ये पढ़ी थी कि ये जो चेंज इन वेपर प्रेशर है, राइट, ये याद होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड। देखो ए जो है ये किसके लिए है? सॉल्वेंट, और बी है किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं, आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है, और जितना वेपर प्रेशर कम होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो देखिए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना, ओके। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में लिंक कर सकता हूं कि डेल्टा टीबी मतलब द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और लोअरिंग ऑफ द प्रेशर, एंड लोअरिंग ऑफ द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। Therefore, elevation of boiling point is directly proportional to the mole fraction of solute, है ना। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूट है, ये देखिए इसको मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। आप जो बोलते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो Na प्लस Nb, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, यही हो जाता है, ओके। अब याद रखिए ये चीज कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 10 डिग्री 20 डिग्री एलिवेशन हो गया, नहीं भाई, इतना ज्यादा नहीं होता, माइनर सा फर्क आता है, जस्ट 1 डिग्री के आसपास का, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही माइनर होता है। तो ये जो आप सॉल्यूट ऐड करते हो ये बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर लगभग 0 के बराबर। 0 तो नहीं है, थोड़ा तो आपने ऐड किया ना, लेकिन बहुत ही कम किया, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड था, है ना। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 0. तो ना ये जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या ये ऐसा बन जाएगा Nb डिवाइडेड बाय Na? क्या ये Nb डिवाइडेड बाय Na बन जाएगा, है ना। बाद में मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू गिवन मास। अच्छा, गिवन मास को हम लोग कैसे लिखते हैं? गिवन मास को Wb डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ B, तो Wb बाय Mb। Na क्या हो जाएगा? Wa बाय Ma। क्या ये ऐसे हो जाएगा? इसका मतलब क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B को एक दूसरे वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब ये जो दूसरा वे है ये क्या है कि मैं इसमें ये जो Nb है, यहां पर Nb नहीं, Nb को मुझे Nb ही लिखना चाहिए था। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, मैं ये जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को मैं Nb ही रखता हूं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट, इनटू ये जो Ma है ये ऊपर चला जाएगा, अब जरा नोट करो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या इसे मोलैलिटी कहते हैं? जरा देखो, क्या इसे हम मोलैलिटी कहते हैं? तो ये जो हो गया ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, बोल सकते हैं मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, ओके। तो ये तो मेरा जैसे डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और इसी चीज को मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो XB है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M है। M का मतलब यहां पर क्या है? व्हाट इज दिस M? ये देखो ना, ये जो M है ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलैलिटी। मतलब कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किस पे डिपेंड कर रहा है?
मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलैलिटी पे। अब मैं इसको एक सेकंड इक्वेशन बना सकता हूं, देयरफॉर बाय 1 and 2, देयरफॉर बाय 1 and 2, बाय इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 के साथ क्या मैं ये कर सकता हूं कंबाइन करके कि ये जो डेल्टा टी बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? जरा देखो ना, elevation in boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. Okay, lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute is directly proportional to the molality. तो फाइनली ये जो लिंक है ये जुड़ के कहां आ रहा है कि elevation in the boiling point is directly proportional to the molality by combining equation number 1 and 2. और इसी चीज को मैं क्या करता हूं, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं केबी, ये केबी क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। एक और चीज देखो जरा, यहां से ये जो मैंने लिखा था ना यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स ए, ये देखो इसी चीज को तो मैं बोल सकता हूं ना, एक्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। तो यहां पर जो केबी है, ये जो केबी निकल के आया है, दिस केबी इज नोन एज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। एंड ये डिपेंड करता है, ये जो है डिपेंड करता है ओनली ऑन द लिक्विड, डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है ये उस पर डिपेंड करता है। डेल्टा मतलब ये जो केबी है, केबी इज कॉल्ड एज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एंड इट इज डिपेंडेंट ओनली द नेचर ऑफ द लिक्विड। करेक्ट। अगर केबी की यूनिट देखने जाएं तो केबी का यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? तो केबी जो होगा ये होगा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है? ये तो केल्विन है ना। डेल्टा टीबी का यूनिट क्या हो गया? ये तो केल्विन हो गया, डिवाइडेड बाय मोलाल मतलब मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर केजी जो है वो वैसे तो ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या बना, मतलब जो इसका यूनिट बना वो बना केल्विन केजी पर मोल, है ना, केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि पर केजी ऊपर चल जाएगा तो ये उसकी यूनिट आ गई। तो ध्यान रखिएगा यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। फिर से एक बार सुनिए, सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज, सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है। सॉल्यूट डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो गैप बढ़ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उससे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एलिवेशन हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना है, द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट या फिर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the number of mole fraction of the solute. Mole fraction of solute is directly proportional to the molality. इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि the elevation in the boiling point is directly proportional to the molality. Elevation in boiling point is directly proportional to the molality. इसलिए यहाँ पर जो delta TB बना ये बना KB into M. All right. Okay. So this was about elevation in the boiling point. This was the elevation in the boiling point. अच्छा, एक दो चीज़ है वो और इसमें लिखी जा सकती है, एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि m को क्या करना है, जैसे स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या होता है? मोलैलिटी, है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, एक साथ सारे फॉर्मूले होंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूले की लिस्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि पहला ये जो हम लोग इसके बता रहे थे फॉर्मूला डेल्टा टीबी का, एक तो डेल्टा टीबी का डायरेक्टली यही फॉर्मूला हो गया केबी इंटू एम, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये बन गया केबी इंटू एम। द फर्स्ट फॉर्मूला इज केबी इंटू एम। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा टीबी का बन जाएगा केबी इंटू एम। क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि केबी तो केबी हुआ ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब कितना हो गया, तो मोलार ये जो है ये गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ए। तो ये ऐसा बन गया, है ना।
बाद में आप इसी को थोड़ा इंटरचेंज करके आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है दीज आर द लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। इसे हमको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। तो देख लीजिए, इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब इसके ऊपर करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 3.3 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है हमको पता नहीं। इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये जो सब्सटेंस है 125 ग्राम ऑफ बेंजीन में है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। अब वो 80.66 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। जब तक तो प्योर बेंजीन था तब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट था 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने उसमें 3.3 ग्राम वो सब्सटेंस को डाला, कौन सा सब्सटेंस है वी डोंट नो, पर इसके डालते ही जो बॉइलिंग पॉइंट पहले 80 था अब वो 80.66 हो गया। इफ Kb फॉर 1 लीटर ऑफ बेंजीन इज 3.28 डिग्री सेल्सियस, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज। इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो पहले जो जो चीजें हमको पता है वो लिख लेते हैं। क्या क्या पता है, आपने जो सब्सटेंस ऐड किया कितना है 3.3 ग्राम। तो ये जो सब्सटेंस ऐड है क्या मैं इसको WB लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो सॉल्यूट है ना कितना है ये 3.3 ग्राम। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, आपसे यहां पर पूछा गया है द मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये MB आपसे पूछा गया है। उसके बाद डेल्टा TB कितना होगा, डेल्टा TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आया। पहले 80 था अब 80.66, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन है 0.66 डिग्री का, है ना, 0.66 डिग्री का एलिवेशन है। उसके बाद ये जो Kb है, Kb का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 3.28, राइट। एंड यहां पर जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज 125 ग्राम। अच्छा, याद होगा कि आप जब बात मोलैलिटी की करते हैं, जब आप बात मोलैलिटी की करते हैं तो यहां पर जो आपको वेट लेना होता है वो इन kg लेना होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 1000 kg, है ना। बस फॉर्मूला में डाल दीजिए। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था कि डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब WA डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, नॉट WA, WB, दिस बिकम्स WB डिवाइडेड बाय MB, WB डिवाइडेड बाय MB होल डिवाइडेड बाय क्या आना था, तो याद करो जरा, KB इंटू न्यूमरेटर में आता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट मतलब WA, यही फॉर्मूला था ना, याद करो ना, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, यही है। M क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें जो जो वैल्यूज हैं उसको इनपुट कर देते हैं। तो क्या है भाई, डेल्टा TB की वैल्यू कितनी 0.66 इक्वल टू KB कितना है 3.28 इंटू WB कितना 3.3 डिवाइडेड बाय MB को नीचे ले सकते हैं, MB क्या है वही तो पता करना है, इनटू वेट कितना है, तो वेट है 125 बाय 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो क्या यहां से आप MB निकाल सकते हैं, सो MB विल बिकम 3.28 इंटू 3.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.66 इंटू 125, 0.66 इंटू 125, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी 131.2। सो द वैल्यू फॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस इज 131.2 ग्राम। ओके, मोलार मास बोला होता तो 131.2 ग्राम, अदरवाइज आप देखो तो आपको इसको क्या डालना पड़ेगा AMU, आपको इसको क्या डालना पड़ेगा AMU, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो AMU में ही होता है, राइट। ओके, अगर मोलार मास बोला होता तो ग्राम्स में आप इसको डाल देते। एनीवेज, इस लेवल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप मॉलिक्यूलर बोलो मोलार बोलो, अंडरस्टूडेबल है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, द मोलार बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.13 पर डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। जो जो चीजें उसको लिखते हैं, तो ये जो है ये 0.513, व्हाट इज दिस, दिस इज द KB, है ना, क्या बोल रखा है, द मोलार बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, सो दिस इज 0.513
डिग्री सेल्सियस पर केजी पर मोल, दिस इज द केबी। उसके बाद देखिए व्हेन 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो शुगर यहां पर क्या है, व्हाट इज शुगर, शुगर यहां पर सॉल्यूट है, कितना ऐड किया, तो 0.1 मोल, तो क्या ये NB होगा, क्या ये NB होगा, कितना 0.1 मोल। चलिए अच्छी बात है कि डायरेक्टली NB दे रखा है, वरना हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि गिवन मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा 0.1 मोल डायरेक्टली दे दिया, कितने ग्राम में डिसॉल्व्ड है ये, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। क्या पूछा है, क्या पूछा है, द सॉल्यूशन बॉयल अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm। ओके, मतलब कि आपसे पूछ रखा है टीबी क्या होगा, आपसे पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द टीबी, है ना, टीबी। आपसे डेल्टा टीबी नहीं पूछा है, डेल्टा टीबी तो हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको ऐड कर देंगे। ओके चलो देखते हैं पहले, तो सबसे पहले हम यहां पर डेल्टा टीबी निकालेंगे। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या लगेगा, जरा नोट कीजिएगा, ये जो डेल्टा टीबी है इसका फॉर्मूला होगा केबी इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए, करेक्ट, यही होगा। ओके तो देखिए अब जरा डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी मतलब डेल्टा टीबी वही तो कैलकुलेट करना है, केबी कितना 0.513 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना 0.1 डिवाइडेड बाय वेट कितना 200 ग्राम इनटू ऊपर ऐड कर देंगे 1000। बस इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो वैल्यू निकलेगी डेल्टा टीबी की, दिस विल बी 0.2565। ठीक है, ये कितनी वैल्यू है 0.2565। आपसे तो पूछा गया है कि अब वो कितने पे बॉयल होगा, अब ये जो वाटर है ये कितने पे बॉयल होगा, ये जो वाटर है अब कितने में बॉयल होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो आंसर निकला ना 0.2565, ये तो एलिवेशन है, इतना एक्स्ट्रा पे बॉयल होगा। सो व्हाट विल बी द टीबी, ये जो टीबी है ये कितना निकल के आएगा, सो टीबी विल बी इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले पानी बॉयल होता था, प्लस कर देंगे इसमें 0.2565, दैट विल बी 100.2565, 100.2565, ठीक है, 100.2565 डिग्री सेल्सियस। अब जो पानी है वो 100.2565 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, ठीक है ना, कब, जब आपने उसमें 0.1 मोल ऑफ शुगर ऐड किया तब। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया, एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम यूरिया है। ओके, क्या है उसमें 1 ग्राम यूरिया, वो बॉईल करता है 100.25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बाकी का सॉल्वेंट पानी है, आपने क्या डाला उसमें, यूरिया डाला है, कितना 1 ग्राम यूरिया डाला, वो 100.25 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है। द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर उसमें 3 ग्राम ग्लूकोज डाला होता, अगर उसमें 3 ग्राम ग्लूकोज डाला होता तब उसने कितने पे बॉईल करना था, ये आपसे कैलकुलेट करने को पूछा है ना। तो देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, है कि नहीं। आप एक चीज देखिए, समझिए इस चीज को, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो सेम है, क्योंकि उसी लिक्विड में आपने यूरिया डाला एंड उतने ही लिक्विड में आप ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो जो नीचे का W है वो तो सेम है। इसका मतलब मोलैलिटी अब किसके प्रोपोर्शनल हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि यहां पर WA जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप कैलकुलेट करिए कि एक्चुअली आपने यूरिया के कितने मोल किए हैं और आपने ग्लूकोज के कितने मोल किए हैं। मान लीजिए यूरिया के आपने 10 मोल डाले, तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट 100.25 गया, और अगर ग्लूकोज के 30 मोल्स आपने डाले तो इसका मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा। इसका अगर 10 पे, इसका आपने 10 मॉलिक्यूल्स डाले ना, या 10 मोल्स डाले, तो उसका जो इफेक्ट है तो 30 मोल पे ट्रिपल इफेक्ट होगा। एक बार जरा कैलकुलेट तो करें कि यूरिया के कितने मोल आपने डाले। तो 1 ग्राम यूरिया,
1 ग्राम यूरिया में कितने मोल्स होते हैं? तो भाई 1 ग्राम का मतलब 1 ग्राम यूरिया में कितना होगा? 1 डिवाइड बाय, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60, तो 1/60 मोल। आपने जब 1 ग्राम यूरिया डाला तो एक्चुअली में आपने कितने मोल्स डाले? 1/60 मोल्स। वही अगर आपने 3 ग्राम, ओके ये 3 ग्राम से, वही अगर आपने 3 ग्राम ग्लूकोज डाला होता, 3 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होते हैं? तो 3 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे भाई? 3 डिवाइडेड बाय 60 मोल्स, है कि नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। ओ सॉरी 60 नहीं होगा, ये ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। कैलकुलेट करो जरा, C6H12O6 कैलकुलेट करो, इट विल कम एज 180, है ना? तो जरा नोट करो, 3/180 कितना हो गया? 3/180 कट पिट के कितना हो गया? 1/60 मोल। तो अगर आप 1 ग्राम यूरिया डालते हो तो भी 1/60 मोल, 3 ग्राम ग्लूकोज डालते हो तो भी 1/60 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है तो दोनों का मोलैलिटी सेम निकलेगा, दोनों का मोलैलिटी सेम निकलेगा तो दोनों का टेम्परेचर का एलिवेशन भी सेम होगा। तो इसलिए अगर 1 ग्राम यूरिया 100.25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था तो 3 ग्राम ग्लूकोज भी 100.25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हेंस बोथ विल बॉयल एट 100.25 डिग्री सेल्सियस since both solute number of moles are same, number of moles are same, hence both will boil at 100.25 डिग्री सेल्सियस since both solute number of moles are same, क्योंकि दोनों सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल सेम है इसलिए दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे। So that was elevation in the boiling point.